Dear students, welcome to your CMA course, Smart Study CMA, and I warmly welcome you all to your today's class, which is the very first session. तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि CMA कोर्स जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक CMA पार्ट 1 है, जिसके लिए हम अभी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर सारे जमा हैं, और एक इसका पार्ट 2 का एग्जाम है। तो क्योंकि दिस इज द सेशन फॉर CMA पार्ट 1, तो लेट अस एक्चुअली डिस्कस कि CMA पार्ट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो जो कोर्स है CMA पार्ट 1 को अगर हम उठाकर देखते हैं तो इसको जो नाम दिया है IMA ने, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो CMA पार्ट 1 के एग्जाम का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम उठाकर देखते हैं लफ्ज जो फाइनेंशियल प्लानिंग का है कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग समथिंग, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग अहेड, यानी कि कोई चीज ऐसी है जो कि फ्यूचर में होनी है, जिसका अभी से हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी अभी से हमें फिक्र है, ताकि वो जो भी इवेंट है जो कि फ्यूचर में होना है वो बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से पाए तकमील तक पहुंचे और हो जाए, ठीक है। तो इससे एक तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का ओवरऑल स्कोप है, वो मालूम हो जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बेसिकली थिंक फॉर द फ्यूचर while staying in the past, making use of information that relates to the past, यानी कि प्रेजेंट का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं while staying in the present and using the information or data of the past. So this is basically the overall work of a management accountant. तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कि फोरकास्टिंग। यूजिंग द फोरकास्टिंग टेक्निक्स हम पेशन गोई करते हैं कि मौजूदा हालात और पास्ट ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर के अंदर चीजें किस तरह से जाएंगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ेगी या कम होगी, जिसको हम ओवरऑल इन्फ्लेशन के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है यानी कि प्राइस लेवल ओवरऑल इंक्रीज करेंगे इन फ्यूचर या डिक्रीज करेंगे। इसी तरीके से जो करेंसी है, अगर लेट सपोज हमारा बिजनेस जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर डील कर रहा है, तो फॉरेन करेंसी जो है उसका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये फोरकास्टिंग का पार्ट है, और फोरकास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। यूजुअली ऐसा होता है कि फोरकास्टिंग की बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम बजटिंग कर रहे होते हैं। बजटिंग क्या है इसको हम डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन बजटिंग का मतलब होता है कि हमने जो प्लान बनाना है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर या फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर उसको सेट डाउन कर लें, उस प्लान को हम बजट कहते हैं। ये एक सेल्स बजट से कहानी शुरू होती है और मास्टर बजट पर जाकर खत्म होती है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिटेल में अपने इस पार्ट 1 के सिलेबस में डिस्कस करने हैं। लेकिन बजटिंग ओवरऑल इज अ वेरी कॉमन टर्म, और हम सबको पता होता है कि आमतौर पे बजट जो है वो किसको कहते हैं, बिकॉज हर बंदा जो है वो बजट बना रहा होता है। हर वो बंदा जिसके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है जो कि फाइनेंशियल है, खास तौर पे जिस तरह के घरों के अंदर आमतौर पे जो वालदैन होते हैं, और वालदैन में भी आमतौर पे जो वालिद हजरात हैं, जो फादर्स होते हैं, वो आमतौर पे बजटिंग करते हैं। और इसी तरीके से हर इदारे में बजटिंग का अलग से एक डिपार्टमेंट होता है। तो बजटिंग हर बंदा जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे भी कर रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर इनकम, और अपने तमाम एक्सपेंसेस को मद्देनजर रखते हुए वो एक बजट बनाता है कि यार ये मेरी इनकम है, ये मेरे अखराजात हैं, ठीक है। तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग जो है ये दो चीजें इंटर रिलेटेड हैं, काफी ज्यादा इन दोनों का आपस में बाहम ताल्लुक है, और ये दोनों चीजें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोरकास्टिंग और बजटिंग के अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या चीज आ जाती है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, यानी कि हम लोग कुछ प्रोजेक्शंस करते हैं इनटू द फ्यूचर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि बजटिंग में और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बजटिंग इटसेल्फ प्रोजेक्शन ही तो है
कि हम आज की तारीख में बैठे हुए आइंदा एक साल या एक महीने के हवाले से हम बजट बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, तो ये प्रोजेक्शन ही तो है। तो जवाब है कि बिल्कुल ये प्रोजेक्शन है, लेकिन प्रोजेक्शन का लफ्ज जो है वो, बजट इज बेसिकली अ जनरल टर्म, और यू कैन से प्रोजेक्शन इज बेसिकली अ जनरल टर्म। प्रोजेक्शन ओवरऑल बजटिंग के अंदर भी इसका हमें वो अमल दखल मिलता है, क्योंकि बजटिंग इटसेल्फ वाज प्रोजेक्शन। लेकिन यूजुअली प्रोजेक्शन जो है वो हम किसी खास एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर डिस्कस करने के हवाले से बात कर रहे हो, या लेट सपोज अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उस खास प्रोजेक्ट के हवाले से हम उसकी फ्यूचर ओरिएंटेड, हम उसके रिजल्ट्स को हम जो है वो एनालाइज करना चाहते हैं, तो जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उसको इन फ्यूचर उसकी जो है परफॉर्मेंस या पोजीशन को देखने के लिए, उसको हम आमतौर पे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो बहरहाल फोरकास्टिंग, बजटिंग, प्रोजेक्शन ये सारी के सारी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। एक बार जब हमने फोरकास्टिंग कर ली, बजटिंग कर ली, प्रोजेक्शंस हमारे पास आ गई, तो उसके बाद क्या होता है कि हम उस चीज को करना शुरू करते हैं, यानी कि जो एक्चुअल काम है करने का, जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। तो अब जो है वो परफॉर्मेंस की बारी होती है कि अब जो काम हमने प्लान किया था, अब उसकी परफॉर्मेंस का जो है वो वक्त आ गया। ठीक है, तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो अभी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और प्लानिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि प्रोजेक्शंस के साथ साथ इसके अंदर हमारी कुछ कॉस्टिंग डिसीजंस होते हैं जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। कि एक चीज हमने फॉर एग्जांपल को नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस नए प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी कॉस्ट जो होंगी वो हमें इनकर करनी पड़ेंगी। हमने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई बेबी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स हमारे पास कितने चाहिए, क्या उनकी प्राइस होगी, इसी तरीके से लेबर हमारी कितनी लगेगी, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने आएंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉस्टिंग डिसीजंस में आती हैं। और ये कॉस्टिंग डिसीजंस किस चीज का पार्ट है, ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। तो कॉस्टिंग डिसीजंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि हम प्लान करते हैं और उसके बाद फिर हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है। अगर हमें कॉस्ट का ही पता ना हो एट द प्लानिंग फेज कि हमारी प्लान होगी, कॉस्ट होगी क्या, तो ऑब्वियस ही बात है कि एग्जीक्यूशन के अंदर हम बिल्कुल ब्लैंक होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि बजटिंग का मतलब ही क्या होता है, पुटिंग योर प्लान इनटू फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, यानी कि पैसे की जबान के अंदर अपने प्लान को आपने चाहे किसी कागज के सीने पे लिख दें, चाहे को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर चीजों को लिखना, इसको बजट हम बनाना कहते हैं। तो बजटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्टिंग डिसीजंस की जाए, और फोरकास्टिंग भी बजटिंग का बेसिकली पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली बजटिंग ही को कहते हैं, लेकिन बजटिंग करने से पहले जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारा का सारा प्लानिंग का प्रोसेस होता है। तो कॉस्टिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले, अब आप लोगों से चले मैं एक सवाल पूछता हूं। जब भी बीइंग एन अकाउंटेंट आप लोगों ने जवाब देना है कि जब भी हम एक चीज प्लान कर लिया, अब हमने उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया, एग्जीक्यूशन के बाद सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए जिसका अकाउंटेंट को ख्याल रखना चाहिए कि एक चीज एग्जीक्यूट हो गई है। अब एक अकाउंटेंट को सबसे पहले किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? तो सबसे पहले बीइंग एन अकाउंटेंट हमें जिस चीज की फिक्र करनी चाहिए वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई जो चीज हमने परफॉर्म की है, हमें उस चीज को रिकॉर्ड भी तो करना है ना, कि भाई एक ट्रांजैक्शन हमने की, देखिए पहले तो चीजें प्लानिंग में चल रही थी, अब जब वो एक्चुअली परफॉर्म हुई है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर को हुई है। और जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर को हुई है तो उसको रिकॉर्ड्स में आना चाहिए, अगर उसको रिकॉर्ड में नहीं लिखा तो वेरिएंस एनालिसिस भी नहीं हो सकती है। उसके लिए हम कॉस्टिंग डिसीजन भी कोई और आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस के अंदर हमने देख ली। अब जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी तो फिर हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं उनको हमने प्लान रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। हमने वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं
कि भाई जो चीज हमने प्लान की थी और जो चीज जो है वो एक्चुअली हुई है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा, हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो टारगेट हमने प्लान किए थे कि हमने अचीव करने, वो सारे के सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए। अगर हमने अपने प्लान टारगेट से ऊपर परफॉर्म किया तो फिर तो भाई हमें बोनस चाहिए कि भाई हमने जो टारगेट सेट किया था हमने उससे भी ज्यादा जो है वो कंपनी को कमाल कर दिया फॉर एग्जांपल, तब तो बोनस मिलना चाहिए। जितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा जो है वो बोनस मिलना चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि जो हमने परफॉर्म किया है वो हमारी प्लानिंग लेवल के ऊपर, जो हमारी सोच थी कि भाई हमें इतना परफॉर्म करना चाहिए, जो हमारी प्रोजेक्शन थी, अगर हमने उससे बिलो परफॉर्म किया है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि भाई कहां पर हमने जो है वो गलती की। अब कमिंग इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, आमतौर पे ये जो अकाउंटेंट हजरात होते हैं ना, इनको भी बड़ी होशियारियां आती हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब बजट बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम बजट इस तरह का बनाते हैं जो बहुत इजीली अचीवेबल हो। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, कैपेसिटी थी एक इदारे की लेट्स सपोज 5,000 आइटम बनाने की, बजट में 3,000 आइटम जो है वो बनाए। अब फुल पोटेंशियल पे तो कम ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑपरेट करती हैं, तो समझे कि एक्चुअल रिजल्ट जो था वो हमने 4500 या 4800 बना डाले। हमारा वेरियंस जो था, मैन्युफैक्चरिंग वेरियंस बहुत जनाब बेहतरीन आया। इदारा बड़ा खुश कि भाई इतनी हमारी लेट सपोज प्रोडक्शन हो गई या इतनी लेट सपोज सेल हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल भी तो बढ़ेगी ना। और जो अकाउंटेंट साहब थे उनको जनाब बोनस मिल गया। तो ये जो चीज है ये एथिकली भी ठीक नहीं है। लेकिन वैसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बजटरी स्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बजटरी स्लैक। बजटरी तो मैं नहीं लिख रहा, स्लैक में लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंशाल्लाह ताला हम जब सेक्शन बी के अंदर बजटिंग पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि बजटरी स्लैक क्या होता है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और अल्टीमेटली इट्स डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि बजटिंग ठीक नहीं हो रही होती और इदारे के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान है। तो बहरहाल वेरिएंस एनालिसिस, अच्छा जब हमने वेरिएंस एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि भाई ये जो चीजें हमारी जो है कॉस्ट इसमें इतनी ज्यादा लग गई, ये कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर लेट सपोज अगर हमें बेनिफिट हुआ है किसी वजह से, फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन सेल्स बढ़ने की वजह जो थी वो सेल्स प्राइस नहीं थी बल्कि वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ा है। तो एक तो हमारे एफिशिएंसी वेरिएंस कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का बेहतर हो सकता है, कि हो सकता है बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स हमने प्रोड्यूस की हो। लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर साइड और भी है जो कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को देखनी चाहिए, और वो ये है कि यार ये जो हमारा सेल्स पर्सन है या जो हमारा सेल्स का अमला है ये खुश अखलाक बहुत है। यानी कि ये इस तरह से कस्टमर से डील करता है, कस्टमर कहता है कि मैंने तो इसी से लेना है भाई। तो इस तरह की चीजें भी हम लोगों ने अपने नजर में और अपने जहन में रखनी होती हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हमें चाहिए कि ये जो हमारी सेल्स पर्सनल है हम इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें, इनको बोनस दें, या किसी भी तरीके से हम क्या करें कि इनको रिटेन रखने की फिक्र करें। क्योंकि ये रिटेन रहेंगे तो हमारा वेरियंस मजीद जो है वो अच्छा होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। अगर आज हमारी सेल लेट सपोज 20% से इंक्रीज हुई है तो इन फ्यूचर ये 50% से भी इंक्रीज हो सकती है। इन्फ्लेशन का भी अमल दखल इसके अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर हम वैसे भी अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं अगर हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स बेहतर है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम डिसीजंस हम कब करते हैं, ये हम आफ्टर परफॉर्मेंस करते हैं। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो चुकी होती है, वेरिएंस एनालिसिस हमने कर लिया होता है, तो परफॉर्मेंस के अंदर दोबारा से हमने कुछ ना कुछ कॉस्टिंग डिसीजंस को देखना होता है। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक मरतबा कॉस्टिंग को लिख लेते हैं, कॉस्टिंग डिसीजंस लिख लेते हैं कि ये वो कॉस्टिंग डिसीजंस है जो हमने असर नौ करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हमने देखनी होती है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, उस चीज को हम लिख लेते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोलिंग। कॉस्ट कंट्रोलिंग का मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता देते हैं कि एक कॉस्ट आपका इदारा इनकर कर रहा था, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है या उसको कम होना चाहिए। तो ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि विदाउट हर्टिंग द क्वालिटी ऑफ अवर अल्टीमेट प्रोडक्ट हम अपनी कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग। और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है।
और वो कौन सा प्रोसेस है, इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, इनका मकसद क्या होता है, ऑडिट और एश्योरेंस में इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। जब हम डिटेल से इंटरनल कंट्रोल का सेक्शन पढ़ेंगे, जो कि गालिबन सेक्शन ई है हमारे सिलेबस का, तो उसके अंदर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि इंटरनल कंट्रोल्स किसे कहते हैं और इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का फ़ायदा क्या होता है, कब इंटरनल कंट्रोल हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए और कब इंटरनल कंट्रोल हमें इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, हमें इस बारे में जो है वो पता चल जाता है।